नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 9 को लेके आया हूं, जिसका आज फर्स्ट पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट को आगे ले जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे इस बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के सारे वीडियोस मैंने अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट आपके लिए बना दिया है। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाके उन वीडियोस को देखें, ताकि आपके इस बुक से संबंधित सभी प्रकार के परेशानी समाप्त हो जाए। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। यदि आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के नोट्स को या एनसीईआरटी सॉल्यूशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो lastdout.com पे जरूर जाएं। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के नोट्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सॉल्यूशन के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमारा चैप्टर 9 जो है उसका नाम है वैश्वीकरण। ध्यान से समझिएगा, ग्लोबलाइजेशन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में से हम वैश्वीकरण कहते हैं। जो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस है चैप्टर 9, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो हमारा वीडियो है वो आज फर्स्ट पार्ट होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितने भी चैप्टरों को पढ़ा है 8 चैप्टरों को, उसमें सबसे छोटा चैप्टर हमारा क्लास 12 का ये 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। लेकिन छोटे चैप्टर होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे अहम पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9, जिसको हिंदी में हम वैश्वीकरण और इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण। तो चैप्टर का नाम ही जैसा कि आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण को जानना भी बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण क्या है, कैसे हमारे भारत में वैश्वीकरण फैला, वैश्वीकरण के परिणाम क्या हुए, इसके अगर कुछ निगेटिव पॉइंट होंगे, मतलब जो कमियां होंगी उनके बारे में भी जानेंगे, और जो अच्छाइयां हैं वैश्वीकरण के उनके ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को जानते हैं। समान रूप से जो है वो वैश्वीकरण का अर्थ समझे तो संपूर्ण विश्व को एक सत्ता के रूप में मानना ही वैश्वीकरण कहलाता है। कि वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है और उनको सरल बना दिया जाता है। इसे ना आप उदारीकरण के नाम से भी जानते हो। तो सबसे पहले उदारीकरण की जब बात आई है तो मैं आपको उदारीकरण के बारे में बता देता हूं कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण वो प्रणाली है जिसके माध्यम से एक देश अपने यहाँ होने वाली बाधाओं को सरल बना देता है, इसे हम उदारीकरण कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और उठेगी जिसे हम प्रवाह के नाम से जानते हैं, प्रवाह के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो समान रूप से वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व को एक सत्ता जैसा बनाना, एक जैसा रूप देना, एक जैसा ढांचा देना, एक जैसे प्रणाली बनाना। इसके अंतर्गत वैश्वीकरण के सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार की शक्तियां जो है, जो व्यापार की शक्तियां हैं, जो बिजनेस करने का तरीका है, जो बिजनेस करने के लिए जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उनको हटा के उनको स्वतंत्र रूप से फ्री कर देना होता है। वैश्वीकरण को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, शायद आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा। वैश्वीकरण का मूल अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह तक व्यापार करना। यहाँ पे मैंने व्यापार बोला है, लेकिन व्यापार के अलावा विचारों का आदान प्रदान भी होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, राजनीति का आदान प्रदान होता है। कोई भी ऐसी चीज, सभ्यता का आदान प्रदान होना। हम अगर खुद एक जगह से दूसरे जगह अगर आज के दिन में जा सकते हैं या जा पाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने यहाँ की किसी भी चीज को, वो व्यापार हो, प्रोडक्ट हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक सभ्यता, इन सभी चीजों को यदि दूसरे जगह तक ले जाने में सक्षम है और दूसरे जगह की इन सभी चीजें यदि हमारे यहाँ आ पाती है तो ये वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण का दूसरा मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। इसका तात्पर्य है विकसित औद्योगिक देशों के साथ, मतलब जो ऑलरेडी विकसित है, विकसित और विकासशील देशों के बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था।
तो विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, ध्यान से समझिएगा, उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों में संबंध स्थापित करना होता है। हम बड़े बड़े देश, डेवलप देशों के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, वित्तीय मामला मतलब इकोनॉमिक सिस्टम या फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, आर्थिक नीति का विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे चीजों को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, पूरे विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जो आज ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं और अपने यहाँ का प्रोडक्ट, अपने यहाँ की कोई भी चीज दूसरे देश तक ले जाने में सक्षम होते हैं। तो जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब सभी दुनिया के देश एक साथ मिलकर अपने व्यापार को, वैश्वीकरण को समझा। वैश्वीकरण इस चैप्टर का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और यही नहीं, वैश्वीकरण आपसे आगे भी पूछा जाएगा और वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी तक के एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। ग्लोबलाइजेशन, ये था हमारा वैश्वीकरण। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमने एक इमेज को लिया है जिसके माध्यम से आप वैश्वीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए, ये जितना भी आपको इंसानों का सर दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक देश है, ऐसा आपको मानना है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये यहाँ पे हमारा भारत है और भारत से देखिए कि बहुत सारे सर यहाँ पे आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो सर है ना, ये देश है। मान लीजिए इतने देशों के साथ यदि हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने आर्थिक स्थितियों के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की ओर इशारा करता है। ये जितने भी इस विश्व के अंदर देश हैं, आज एक ऐसा समय आ चुका है कि हम विश्व के किसी भी देश के साथ व्यापार करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, वैश्वीकरण के साथ जुड़ते हैं और अपने यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश में जाके बेच सकते हैं और उनके यहाँ का कोई प्रोडक्ट हमारे देश में आपको आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि अभी स्मार्टफोन का जमाना है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, आईफोन, माइक्रोमैक्स, लावा, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी के मोबाइल आपको अपने आसपास के दुकानों में देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। अब आप सोचोगे कि वैश्वीकरण क्या है, स्मार्टफोन से वैश्वीकरण कैसे हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूं। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सारे जो फोन की कंपनियां हैं वो चाइनीज है, चाइना में इनका निर्माण होता है। लावा और माइक्रोमैक्स ये हमारे भारत में बनता है। सैमसंग ये कोरिया में बनता है और आईफोन ये अमेरिका में बनता है। ये सारी जो प्रोडक्ट है मोबाइल का, स्मार्टफोन का, ये अलग अलग देशों में बनाया जाता है, लेकिन आप अपने भारत के किसी भी दुकान में इन सभी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यही ग्लोबलाइजेशन है, यही वैश्वीकरण है कि बाहर के ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे भारत में बिक रहे हैं और भारत का भी जो माइक्रोमैक्स या लावा है वो भी बाहर की कंपनियों में बिक रहा है। यही ग्लोबलाइजेशन है, यही वैश्वीकरण है कि आज के समय में हम अपने यहाँ का प्रोडक्ट किसी अन्य देश में बेच सकते हैं और अन्य देश का जो प्रोडक्ट है ना वो हम अपने भारत में खरीद सकते हैं। व्यापार करने की ये समझौता जो है वही ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानता है। इस तरह से आपने इस तस्वीर के माध्यम से, पूरे इमेज के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन को समझा। अब हमारा अगला स्लाइड कहता है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, किन कारणों से ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण किन कारणों से हुआ। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। देखिए, उन्नत प्रौद्योगिकी का कहने का मतलब है कि नेक्स्ट लेवल या फिर कहिए कि बहुत उच्चतम क्वालिटी का प्रौद्योगिकी, मशीनरी, फैक्ट्रियां, ये सब जो है इसके कारक हैं। और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, आपस में एक देश से जोड़ना, मैत्रीतापूर्ण संबंध बनाना, जिस कारण से आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। ग्राम कहने का मतलब होता है गांव। अब यहाँ पे गांव कहने का मतलब है कि ये सभी जुड़ के एक अपना घर बना चुके हैं वैश्विक तरीके से। क्योंकि आज के दिन में आप देख रहे हैं कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर देखने में सक्षम हैं, देख सकते हैं। और हमारी भी अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पूरे विश्व में दिखाई देती है तो ये वैश्वीकरण का ही हिस्सा है।
जैसे कि एग्जाम्पल में टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के कई भागों में संचार की जो क्रांति है ना उसको कम कर दिया है। आज से 100 साल 150 साल पहले आपने देखा होगा या सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा कि हमें यातायात करने में कितनी परेशानियां होती थी, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी परेशानियां होती थी, हमें एक जगह से अगर कोई मैसेज करना होता था दूसरी जगह तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, हो तो जाती थी लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता था इसमें। पहले के जमाने में मैंने सुना है कि लोग अपने संदेश को भेजने के लिए ना चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी क्या था कि 10 दिन 20 दिन महीने दिन, कभी कभी तो मैंने देखा है 6 महीने के बाद चिट्ठियां पहुंची हैं। राखी का त्योहार आप सभी को याद होगा, हमारे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो जिन बहनों के भाई बाहर के शहरों में रहते थे, दूर दराज रहते थे, उनके लिए उनकी बहन जो राखी भेजती थी वो कई बार ऐसा हुआ है कि इस साल का राखी अगले साल पहुंचता था। मतलब इस साल जो हमारी बहन ने हमारे लिए राखी भेजा है वो अगले साल तक हमारे पास आ पाता था, इतना ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन आज क्या है, स्पीड पोस्ट आ गया है, मतलब इसमें भी उन्नति आई है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 4 से 5 दिन में पूरे भारत के किसी कोने में आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को भेज सकते हो। दूसरी बात, यदि बात करना है तो सभी के पास स्मार्टफोन है, और ये सब तो छोड़िए, डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, वीडियो कॉल में आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट अपने दोस्त परिवार के लोगों के साथ। तो ये सब जो उन्नति आई है ये सब वैश्वीकरण के कारण ही आया है। टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट वगैरह भी अभी के समय में बहुत सारी सुविधाओं को मुहैया कराता है। देखिए, जब किसी भी चीज के साथ अगर कुछ अच्छाइयां आती है तो उसके साथ बुराइयां भी आती है। अगर वैश्वीकरण के साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है तो इसके साथ बुरी चीजें भी आई है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, ताप वृद्धि, इन सभी चीजों के ऊपर हम वैश्विक लेवल पे बात कर सकते हैं। ये जो जलवायु का परिवर्तन है या तापमान का वृद्धि है या फिर आप कहिए सुनामी है या आंधी तूफान जो आते हैं या भूकंप आते हैं, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऐसे में क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के लिए तो है नहीं, ये तो पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व में ये सारी परेशानियां आती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरे अन्य देशों के साथ अपना संगठन जो बना हुआ है हमारा, उनके साथ इन सभी समस्याओं के ऊपर बात कर पाते हैं, इन सभी का निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो वैश्वीकरण के कारण में आते हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान से समझिएगा। 3 पॉइंट्स हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला तो है उन्नत प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट लेवल का मशीनरी होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। टेलीफोन, टेलीविजन या इंटरनेट से जो सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है या पूरे विश्व में या फिर भारत में जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती है, इन सभी चीजों के ऊपर हम आसानी से बात करके इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हुए हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण की विशेषताएं। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कोई भी चीज आती है नई दुनिया में तो उसके साथ अच्छाइयां और बुराइयां दोनों आती है। अगर वैश्वीकरण के साथ अच्छाइयां आई हैं तो इसके साथ हमारे यहाँ बुराइयां भी आई है। वो क्या है? पूंजी, श्रम और वस्तु एवं विचारों की गतिशील एवं मुक्त प्रवाह, ये इसकी विशेषताओं के अंदर है। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह। प्रवाह के बारे में मैंने आपको बताया था ना शुरू के स्लाइड में कि प्रवाह के बारे में भी बात करेंगे। वैश्वीकरण के आने के बाद हमारे पूंजी में वृद्धि हुआ है, मतलब पैसे ज्यादा हम कमा पाते हैं। श्रम, हमें काम मिला है, हमें वर्क मिला है, हम बेरोजगारी से थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं। वस्तु एवं विचारों को हम एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने में सक्षम हुए हैं। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत की बात कर ले तो हम पश्चिमी सभ्यताओं को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, मतलब उनको अपने से साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आज अगर सफलता मिली है तो वो वैश्वीकरण के कारण ही मिला है। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका शुरुआत से ही इसी व्यवस्था पे चलता आ रहा है, इसमें वृद्धि हुई है। खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, लोग पहले से ज्यादा फ्रैंक हुए हैं और व्यापार करने के लिए ना पूरे विश्व में द्वार खुले हैं।
पूरे विश्व के द्वार खुले हैं। पहले जो अगर आप पहले का समय देखेंगे तो जिस तरह से आज हम बिजनेस कर पा रहे हैं, पहले हम व्यापार ऐसे नहीं कर पाते थे। पहले एक जगह से दूसरे जगह देशों में हमारी व्यापार इस तरीके से नहीं हो पाती थी। लेकिन वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि बढ़ी है। आज हर एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार किसी न किसी रूप में कर रहा है, और इससे एक ही देश को फायदा नहीं है, इससे दोनों देश को फायदा है। अगर आज भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, इसका यह मतलब है अमेरिका को तो फायदा है ही, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी इससे मजबूती प्रदान होती है। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर्निर्भरता, जब से ये व्यापार होना शुरू हुआ है ना, वैश्वीकरण के माध्यम से जब से हम एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना शुरू किए हैं, तब से हम ना एक दूसरे पे निर्भर हो गए हैं। वो भी देश मेरे पे निर्भर हैं, हम भी उसके ऊपर निर्भर हैं, और हमारा जो दोस्तियारी है ना, दोस्तियाना कह सकते हो, फ्रेंडशिप कह सकते हो, ये ना उन देशों के साथ मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर एक काम से दो घर का चूल्हा जलता है तो उस चूल्हे को बुझाने का काम ना तो वो देश करेगा और ना हम करेंगे, क्योंकि इस चूल्हे से हम दोनों को भोजन प्राप्त होता है। इसलिए हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होती जा रही है एक देश से दूसरे देश में। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे एथेग्रेस, इबोला, HIV, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव। अभी के समय में पूरे विश्व लेवल पर यह एक परेशानी है कि तरह तरह की बीमारियां आती जा रही है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखा, HIV है, इबोला है, तो ये सारे जो परेशानियां हैं, इस परेशानियों के ऊपर पूरे विश्व लेवल के देश बैठ के मीटिंग करते हैं और इनके ऊपर समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि भारत के अलावा जितने भी अन्य विदेश के देश हैं वो सभी मिलकर जब इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो इससे फायदा भारत को भी होता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई दवाइयां बनती है तो अभी वैश्वीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, जिससे इन सभी देशों को फायदा हो रहा है। अगर वो दवाई वहां पे बनाते हैं तो वो दवाई हमारे यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा और हम अपने यहाँ कोरोना जैसे महामारी को खत्म कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो आपने देखा ना, भारत ने तो बहुत सारी टीका बनाया कोरोना के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने भी बनाया, अमेरिका ने बनाया, तो ये सारी दवाइयां रूस ने भी बनाया, तो ये सारी दवाइयां हमारे यहाँ भी तो अवेलेबल थी। तो ये किन कारणों से हुआ? ये वैश्वीकरण के कारण से हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण से हुआ, ताकि ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है जो एक देश के प्रोडक्ट को दूसरे देशों में आने में मदद करता है। और उदारीकरण के बारे में मैंने आपको समझाया। उदारीकरण है कि अगर कोई भी बहुत ज्यादा सख्त नियम कानून था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसको लचीला बनाया गया, सरल किया गया, उसमें सुधार किया गया, इसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के उदाहरण के बारे में एग्जाम्पल मैं देता हूं वैश्वीकरण का आपको। विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारे और भी चीजें। मैं स्मार्टफोन की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज के ऊपर बात कर लो, कपड़े की बात कर लो, बहुत सारे विदेशी ब्रांड के कपड़े हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं और हम पहनते हैं। इसके अलावा वस्तुओं की छोड़ो, मैं अगर किताबों की बात कर लूं, बुक्स की बात कर लूं, तो बहुत सारे विदेशी राइटर हैं ना जिनका बुक्स हमारे भारत में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और हमारे भारत के भी जो लेखक हैं, प्रेमचंद्र हैं, उनकी किताबें भी आपको बाहर के देशों में आसानी से पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सब जो है ये उदाहरण है ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के, कि आज विश्व का कोई सा भी देश का अगर कोई प्रोडक्ट है वो हर जगह आपको प्राप्त हो सकता है। अमेजॉन की ही बात कर लेते हैं। अमेजॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जहां आप सर्च करोगे तो आपको विदेशों के साथ साथ अपने देश की चीज भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अमेरिका का अगर कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो वो हमारे भारत में भी उपलब्ध हो सकता है, हम उसे खरीद के पढ़ सकते हैं और लोग पढ़ते भी हैं। युवाओं को कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना। जब से ये वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हमारे देश के जो नागरिक हैं या फिर आप कहिए नौजवान हैं, उनको नौकरी का नया नया साधन मिला है, उन्हें नौकरी मिला है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, मार्केट फैल गया, और मार्केट फैल गया तो इसमें बढ़ोतरी हुई प्रोडक्ट के बेचने में, खरीदने में। तो बेचने खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसमें हेल्प करने के लिए भी तो चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि युवाओं को ना नए नए रोजगार का साधन प्राप्त हुआ है वैश्वीकरण के कारण। फसल क्या, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उदाहरण में सब कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, अच्छा के साथ साथ बुरा भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा किसानों की दुर्दशा, जब उनका फसल खराब हो जाता है या वो फसल के लिए लिए गए लोन को
ऋण को नहीं सधा पाते हैं, बैंकों को नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी उदाहरण एक वैश्वीकरण का ही है, ध्यान से समझिएगा। हमारे भारत में पंजाब या राजस्थान में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जब किसान ऋण को नहीं चुका पाते हैं या फिर उनकी फसलें खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारणों में ही आता है। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। अब देखिए, हम मानव के जीवन में काफी असमानताएं और विषमताएं आई हैं वैश्वीकरण के कारण। लोगों के अंदर ये खाई बढ़ गई है, जिसके कारण उनके जीवन में असमानता आ गई है। लोगों के बीच आर्थिक असमानता कहने का मतलब है कि पूंजीपति वाले लोग और ज्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि धनी लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। धनी लोग इससे ज्यादा फायदा ले रहे हैं और जो निचले तबके कुचले वर्ग के लोग हैं उनको इससे कोई ज्यादा लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है। ये उदाहरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति में हो सकते हैं। जब हम वैश्वीकरण के उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो इससे जरूरी नहीं है कि सब इसमें अच्छे पॉइंट्स ही आएंगे। मैंने आपको ऊपर 2 अच्छे पॉइंट समझाए थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें सभी और सभी अच्छे पॉइंट्स ही आएंगे। इसमें नकारात्मक भी होंगी, गलत बातें भी होंगी, जिससे वैश्वीकरण के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। आइए अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए हैं। सकारात्मक प्रभाव कहने का मतलब है जो इससे अच्छी बातें हुई हैं, पॉजिटिव चीजें हुई हैं, उनके बारे में जानेंगे। जो वैश्वीकरण आया हमारे यहाँ, ग्लोबलाइजेशन आया, उससे हमारे यहाँ क्या क्या चीजें अच्छी हुई है, इसे ही हम सकारात्मक प्रभाव के नाम से जानते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह। वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ का अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसे हम दूसरे देशों में बेच सकते हैं, और दूसरे देश का यदि कोई प्रोडक्ट है तो वो हमारे यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सेवा कहने का मतलब है आज हमारे विश्व में बहुत ही अलग अलग तरह की बीमारी आपको देखने को मिलता है। ये सभी बीमारियों का दवाई जो है वो पूरे विश्व में मौजूद हैं, और ये जरूरी नहीं है कि जो देश इस दवाई को बनाता है वहीं के लोग इसे खाकर बस ठीक हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका दवाई आज अमेरिका बना रहा है तो वो आपको भारत में भी मिल जाएगा आसानी से, और आसानी से मिलने के इसी चीजों को हम सेवा कहते हैं, सेवा के कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आपने देखा, वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह जो है ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के अंदर आता है। रोजगार के अवसरों का उत्पन्न होना। जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है तब से हमारे यहाँ के नवयुवकों को नौकरी मिला है। स्वाभाविक सी बात है, जब बिजनेस ज्यादा होगा तो वहां पे लोगों को नौकरी तो मिलेगा ही, क्योंकि आज के समय में हमारे भारत के प्रोडक्ट को जब बाहर बेचा जाता है तो उसके लिए भी नौकरी का रोजगार उत्पन्न होता है, और बाहर के प्रोडक्ट जो हमारे भारत में आते हैं उनके लिए भी नौकरी बनता है। और इस तरह से आपने देखा कि हमारे यहाँ के नवयुवकों को बहुत ही अलग अलग तरह से नौकरी मिल रहा है, उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। तकनीक एवं शिक्षा का आदान प्रदान। आज जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब, ये टेक्नोलॉजी है ना, और इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के रूप में आज एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से हमें शिक्षा का आदान प्रदान करने का मौका मिल रहा है। आज आप विश्व के किसी कोने में हो, आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज और लेक्चर को आसानी से यदि देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं टेक्निक है, तकनीकी है। नई नई तकनीक के कारण ही आप इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, और शिक्षा का आदान प्रदान भी हो रहा है। आज हम भारत में रहने के बाद भी अमेरिका के शिक्षा को हासिल कर सकते हैं, वहां ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम भारत में हैं तो भारत के भी शिक्षा को अमेरिका के लोगों द्वारा पढ़ा जा सकता है ऑनलाइन। ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तभी से तकनीक इतना उन्नत हो गया है। जीवन शैली में परिवर्तन, हमारे जीवन के जीने में भी ना बहुत तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगर एग्जाम्पल की तरह दूं मैं तो हमारे वस्त्र की बात कर लीजिए। पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा धोती, कुर्ता, गमछा इत्यादियों को पहना जाता था, लेकिन आज देखिए मैं टी शर्ट और जींस पहन के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये जीवन शैली है इसमें भी परिवर्तन आया है। अमेरिका जो पश्चिमी देश है, अमेरिका की बात नहीं करूंगा, जो पश्चिमी देश हैं उनके जीवन शैली और संस्कृति को हम धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी संस्कृति अच्छी लगती है।
ऐसा मानना है हमारे यहाँ के लोगों का। और इसी कारण से आपने देखा कि हमारे जीवन शैली में भी बहुत तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने की ही बात कर ले, एग्जाम्पल खाने पीने का ही ले ले, तो आज के समय में हमारे भोजन का मुख्य भाग दूध, दही, घी, मिठाई, दही और चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब होता था। लेकिन धीरे धीरे खाने पीने के शैली में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सभी चीजें आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन शैली में प्रभाव देखने को मिल रहा है, हमें अपने जीवन शैली में इन सभी तरह के चेंजिंग को देखने को मिल रहा है। विश्व के लोगों से जुड़ाव होता जा रहा है। जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो विश्व के लोग के साथ हमारा जुड़ाव हुआ है। हम एक देश से दूसरे देश में मैत्रीतापूर्ण हाथ बढ़ा चुके हैं और हर एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहता है। व्यापार करने से उनके देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए विश्व के लोगों से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं हम। आर्थिक मजबूती प्रदान करना एवं आत्मनिर्भर बनना। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ रोजगार आया, रोजगार से पैसा आता है, इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ इंडिपेंडेंट, जब हमें काम मिलेगा, जब हमें रोजगार मिलेगा तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनेंगे ना। तो इस तरह से आपने इन सभी पॉइंट्सों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक प्रभाव बताइए, तो वहां पे आप इन सभी पॉइंट्सों को लिखेंगे और इन्हें समझाएंगे। अगर डिटेलिंग करना पड़े तो आप इन्हें समझा भी सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई टेस्ट ले रहा हो तो आप वहां पे इन सभी पॉइंट्सों को अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हमारे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानना है। नकारात्मक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर कोई चीजें नई हमारे जीवन में एंट्री लेती है, आती है, तो उससे पॉजिटिव चीजें और निगेटिव चीजें दोनों आती है। अगर ग्लोबलाइजेशन से हमारे यहाँ अच्छा हुआ है तो बुरा भी हुआ है। अब बुरा क्या क्या हुआ है? लघु कुटीर उद्योगों का ना पतन हो गया। जो छोटे छोटे लेवल पे गांव, गली, कस्बों में जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनका पतन हो गया है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। गांव के लोगों के द्वारा पहले के समय में मैंने देखा है, वो चटाई बिनने का काम करते थे। चटाई, MAT, मैट मीन्स चटाई। मैंने उन चटाइयों का बहुत उपयोग किया है। गर्मियों के मौसम में उन चटाइयों को लेके मैं बाहर चला जाता था, उस पर सोता था, जिससे बाहर की ठंडक मुझे मिलती थी। अब नीचे जमीन पर सोने से बढ़िया है ना कि उन चटाइयों पे सोया जाए। और आपको बता दूं कि वो चटाइयां किस चीज से बनी होती थी, तो खजूर का पेड़ सुना होगा, हमारे यहाँ खजूर का पेड़ बहुत होता है, उसकी पत्तियों से वो लोग उसे बुनाई करते थे, चटाई का निर्माण करते थे। और वो चटाई हमारे यहाँ गर्मियों में धड़ल्ले से बिकता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अब प्लास्टिक की चटाई आ गई है और उन चटाइयों को अब कोई नहीं खरीदता है। ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग उसे बनाते थे, जो लोग उनका निर्माण करते थे, उनका तो उद्योग खत्म हो गया, उनकी कमाई खत्म हो गई। तो गरीब इंसान इसमें बहुत ज्यादा मर रहा है। लघु कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। यदि आप गांव में देखोगे तो गांव में आपको देखने को मिलेगा कि एक वो बकेट आता है, ढकिया कहते हैं उसे, ढकिया, जिसमें सामान रखे। छठ पर्व जानते हो ना, छठ पर्व में जो हम डाला अपने सर पे लेके जाते हैं, वो भी एक लघु कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। लेकिन धीरे धीरे अब उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब लोग पीतल का वो ले लेते हैं बर्तन, उसमें सारा सामान लेके जाते हैं, लोहे का ले लेते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब इंसानों का रोजगार था ना, वो छिनता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था, ग्लोबलाइजेशन में जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका फायदा ज्यादा हो रहा है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक पतन हो रहा है। हमारे संस्कृतियों का तो बिल्कुल सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया है। पूजा पाठ के चीजों में भी बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमारे पहनावे में परिवर्तन मिल रहा है, हमारे बोलचाल में परिवर्तन मिल रहा है। जो हमारे भारत का मुख्य भाषा हिंदी हुआ करता था, आज हम पश्चिमी देशों को देख देख के ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में ही बात करें, इंग्लिश में ही रहे। हम अपने बच्चों को भी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजते हैं। संस्कृत जो हमारे देश का एक रीढ़ था, आप कह सकते हो एक ऐसा ढांचा जिसपे हमारे देश की संस्कृति टिकी हुई थी, उस संस्कृति का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। तो संस्कृति में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैंने तो अभी अभी आपको बताया ना कि हमारे पहनावे, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हमारे स्टाइल, ये सभी चीज ना बदलते जा रहे हैं। हमारे संस्कृति से हम अलग होते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ के पहले के पूर्वज कहते थे, जब हम कहीं चलते थे, अगर कोई छींक दे तो कहते थे अब शगुन हो गया, थोड़ा देर के बाद जाएंगे। चलते समय अगर रास्ते में
बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम कहते थे अब शगुन होगा, हम ये सब चीजों को नहीं मानते। अब ये कहां तक सच है कहां तक गलत है मैं इस पे दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था, जो आज के दिन में आप देखोगे बिल्ली ने रास्ता काटा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम साइंस के बच्चे हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब हमारे संस्कृतियों में बहुत ज्यादा पतन हो गया है, बदलाव होता जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों का विदेशी कंपनियों का वर्चस्व, हमारे यहाँ भारत की ही बात कर लेते हैं, विदेशी कंपनियों का वर्चस्व हो रहा है हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं पर भी। टूथब्रश से लेके पहनने वाले कपड़े, मोबाइल, हेडफोन, जीवन में और भी बहुत सारी चीजें जो हम दैनिक रूप से यूज करते हैं, उन सभी पर विदेशी कंपनियों का वर्चस्व है, क्योंकि हमारा भारत इन सभी प्रोडक्ट को तो बना नहीं रहा है, हम एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम बाहर के देशों में तो बेच नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ खरीद रहे हैं, बाहर की चीजों को अपने यहाँ खरीद के जमा कर रहे हैं। तो ये भी आपको वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में ही देखने को मिलेगा। पूंजीपतियों का वर्चस्व, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूंजीपति वर्ग जो है वो वर्चस्वशील होते जा रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो नए नए फैक्ट्रियां, कंपनियां इत्यादियों को लगाकर और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इन वीडियोस के अंदर बताए गए किसी भी जानकारी में, कोई से भी पॉइंट में अगर कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट करने के बाद हो सकता है कि अगर मेरे को लगे कि आप ये चीजों को नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगा इसके पार्ट 2 में।